विद्यार्थियों, भोज विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रवीण तामोठ, प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय भोपाल, आपका स्वागत करता हूँ। प्राणीशास्त्र विषय के छात्र जो कि बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनका प्रश्न पत्र पहला यानी फर्स्ट पेपर की इकाई 2 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस इकाई 2 के पाठ्यक्रम में जिन अध्यायों का समावेश किया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है एक्वेरियम एंड इट्स मेंटेनेंस, यानी मछली घर कह सकते हैं आप उसको, मछली की पाठशाला कह सकते हैं। एक्वेरियम एक बहुत कॉमन शब्द है। एक्वेरियम के बारे में आमतौर से आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में सजावट के रूप में कांच का एक छोटा सा आयताकार बनाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों को, जो मछलियां सुंदर दिखती हैं, उनको रख देते हैं। मछलियों की तो अनेकों वैरायटी हैं, लेकिन एक्वेरियम में जिन मछलियों का उपयोग किया जाता है उनकी प्रजातियां अलग ढंग की होती हैं, वो आकार में छोटी होती हैं। और एक्वेरियम आज वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी है। बहुत से लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जो अपनी जीविका पार्जन कर रहे हैं, रोजगार के रूप में एक्वेरियम का धंधा कर रहे हैं, उसका व्यवसाय कर रहे हैं। जो प्राणीशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम है वो आपको सैद्धांतिक जानकारी तो देता ही है, लेकिन यह जानकारी आप सबके लिए रोजगार उन्मुखी भी है। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम। विद्यार्थियों, एक्वेरियम शब्द से आप सब लोग फैमिलियर हैं, आप सब ने इसको देखा भी होगा मैं सोचता हूँ, और इसके बारे में बहुत कुछ मालूम भी होगा। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हमको एक्वेरियम के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होना चाहिए कि एक्वेरियम वास्तव में क्या है, कितने प्रकार का होता है, एक्वेरियम में उपयोग में आने वाली सामग्री क्या क्या है, और साथ ही एक्वेरियम में रखने वाली मछलियों की क्या विशेषताएं हैं और कौन सी मछलियां एक्वेरियम में उपयोग में लाई जाती हैं। वो मछलियां जिनका उपयोग हम खाने के रूप में लेते हैं, यानी एडिबल फिशेज, उनका एक्वेरियम में हम उपयोग नहीं करते। आमतौर से एक्वेरियम में पालने वाली मछलियाँ साइज में छोटी होती हैं, और ऐसी मछलियाँ जो दिखने में सुंदर हों उनका उपयोग एक्वेरियम फिश के रूप में किया जाता है। जब हम एक्वेरियम की बात कर रहे हैं तो एक्वेरियम साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्वेरियम फ्री एक्वेरियम, जो कि कांच का तो बना ही होता है, लेकिन इसमें हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तन हम कर सकते हैं और इसको किसी भी टेबल पे या किसी अन्य उस पे साधन पे हम रख सकते हैं। यानी कुल मिला के एक्वेरियम जो है वो मूवेबल है, उसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, जैसा चित्र में दिख रहा है, ये फ्री एक्वेरियम है जो कि ग्लास का बना होता है और मूवेबल है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा एक्वेरियम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी एक बार जहां आपने बना दिया तो फिर हम उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बड़े बड़े मछली घरों में दीवालों में एक्वेरियम फिट कर दिए जाते हैं पूरी तरीके से। कई और जो बड़े मछली घर हैं, बड़े एक्वेरियम्स हैं, वहाँ टनल के रूप में चारों तरफ ग्लास की ट्यूब बनाई जाती है, टनल बनाई जाती है, उसके अंदर पानी होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की बड़ी प्रकार मछलियाँ और अन्य एक्वेरियम फिश को डाला जाता है। यह एक्वेरियम फिक्स्ड एक्वेरियम या स्थायी एक्वेरियम कहलाता है। ये खासतौर से ये उसका ही जो डिज़ाइन जब तैयार की गई, चाहे मकान हो या और एक्वेरियम हो या दूसरी और टनल्स हो, उसमें स्ट्रक्चर में ही इसका प्रावधान रखना पड़ता है। एक बार स्थायी रूप से इसको फिट कर दिया जाता है
जो कि दीवार के साथ साथ यही एक्वेरियम बना होता है। चित्र के माध्यम से आप देखिए, इसमें बहुत बड़े साइज़ का होता है आमतौर से एक्वेरियम, जो दीवारों में लगा दिया जाता है। इसको स्थान हम बार बार परिवर्तित नहीं कर सकते। इस तरह के एक्वेरियम को हम फिक्स्ड एक्वेरियम कहा जाता है, फिक्स्ड एक्वेरियम के नाम से जाना जाता है। अब एक्वेरियम के बारे में मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से भली भांति अवगत हो गए होंगे। एक पूरे तरह से एक्वेरियम को सेट करने में हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इस चीज़ का आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्वेरियम जो आपने लगाया है, आपने अपने घर में ही क्यों ना सेट किया हो, या अगर आप उसके रोज़गार से जुड़ रहे हों, तो आप एक्वेरियम जब सेल करेंगे, किसी को बेचेंगे, तो उसके साथ उसको क्या क्या सामग्री देना होगा, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं एक्वेरियम के, वो पहला है एक्वेरियम टैंक, यानी जिसके अंदर पानी भरा जाता है और मछलियों को रखा जाता है। एक्वेरियम टैंक को हम ऊपर से कवर करते हैं, जो कि टैंक कवर के नाम से जाना जाता है। यह प्लास्टिक का भी हो सकता है, टीन का भी हो सकता है, और अन्य किसी भी मटेरियल के द्वारा फैब्रिकेट किया जा सकता है, जो कि टैंक कवर के नाम से जाना जाता है, ताकि बाहर की गंदगी उस पानी में ना मिले, धूल ना आए उसके अंदर, और अन्य ऐसे हानिकारक पदार्थ ना मिल जाएं जो मछलियों के जीवन के लिए नुकसानदायक हों, तकलीफ दें हों। एक्वेरियम को सजाना भी बहुत ज़रूरी है, तो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे खिलौने या अन्य ऐसी चीज़ें जो उसमें एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ा पाएँ, वो हम डाल देते हैं, जिनको कि हम डेकोरेटिव आइटम्स के नाम से जानते हैं। साथ ही लाइटिंग करना भी ज़रूरी है एक्वेरियम के अंदर, तो हम लाइटिंग के रूप में उसमें छोटा बल्ब लगा सकते हैं। यह बल्ब दो काम करेंगे, सुंदरता तो बढ़ाएगा ही वो एक्वेरियम की रोशनी के रूप में, लेकिन पानी के तापक्रम को भी बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ख़ासतौर से सर्दियों के दिनों में जब जल का तापमान बहुत कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर आप बल्ब लगाते हैं तो पानी के तापक्रम को वो बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हीटर बहुत आवश्यक है। हीटर ख़ासतौर से हम टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमको उसको आवश्यकता होती है। सर्दियों के दिनों में हमें हीटर पानी में लगाना पड़ता है, जो कि ठंडे पानी को सामान्य तापक्रम वाले पानी में बदलने में सहायक होता है। थर्मामीटर भी उसके पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए, ताकि पानी के तापक्रम की वास्तविक स्थिति हमको मालूम होती रहे और आवश्यकता अनुसार हम उस ताप को मेंटेन कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, ताकि जो मछलियां हैं उसमें एक्वेरियम के अंदर, वो उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना पानी में अत्यधिक आवश्यक है। एक सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो है, वो एरेटर की है। हम जानते हैं कि एक्वेरियम हम सजावट के रूप में अपने घर में रखे हुए हैं, चाहे आप अपने ड्राइंग रूम में रखें या अन्य किसी जगह, चूँकि वहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल पाती है, उस पानी में नहीं घुल पाती है। आप देखिए, नदियों में, तालाबों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, वो प्राकृतिक ऑक्सीजन, जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन के रूप में होती है, उसका उपयोग करती हैं अपने श्वसन में। अब घुली हुई ऑक्सीजन पानी में कहाँ से आ जाती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तालाब है, तालाब का पानी वायुमंडल के संपर्क में होता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे उस पानी में घुलती रहती है। इसके अलावा पानी में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जलीय पौधे पाए जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। उस फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और वो ऑक्सीजन उस पानी में घुल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, वो उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एक्वेरियम चूँकि साइज में बहुत छोटा होता है, पानी की मात्रा भी उससे बहुत अधिक नहीं होती है, और घर के अंदर रखा होता है, ऐसी स्थिति में हमको पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन हो, उसमें एरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में जो एक्वेरियम रखे रहते हैं, उसमें एक छोटा डिब्बी नुमा
आकार का एक मशीन लगी होती है जो बिजली के माध्यम से चलती है, उसको हम एरेटर कहते हैं। और वो एरेटर उस पानी में छोटे छोटे एयर बबल्स, हवा के बुलबुले उत्पन्न करता रहता है। वो हवा के बुलबुले पानी में घुल जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को पानी में मेंटेन करते हैं, ताकि जो मछलियां हैं वो एनोरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनकी मौत ना हो जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाए और वो स्वस्थ और अधिक अच्छे ढंग से जिंदा रह पाएँ। इसलिए उन एरेटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो मछलियां हैं एक्वेरियम के अंदर, वो उनका फीकल मैटर भी रिलीज होगा, अमोनिया भी रिलीज़ करती हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स के माध्यम से उस पानी को हम प्यूरिफाई करते रहते हैं, उसका शुद्धिकरण करते रहते हैं। क्योंकि एक्वेरियम के पानी को बार बार बदलना भी मछलियों की हेल्थ के लिए, मछलियों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमको फ़िल्टर लगाया जाना बहुत आवश्यक है, जो पानी को आवश्यकता अनुसार फ़िल्टर करता रहे। एक हैंड नेट होना भी ज़रूरी है। अगर हमको कोई मछली मर जाती है तो उसको बाहर निकालना, या आवश्यकता अनुसार कोई और दूसरी चीज़ को एक्वेरियम से बाहर निकालने के लिए हम हैंड नेट का उपयोग करते हैं। टेस्ट किट एक ज़रूरी कंपोनेंट है। पानी की गुणवत्ता क्या है उसका टेस्ट समय समय पर करना चाहिए, पीएच कितना है वो देखना चाहिए, और अन्य ऐसे पैरामीटर जैसे ऑक्सीजन लेवल सही है या नहीं है, या दूसरे और कोई हानिकारक पदार्थ तो उस पानी में नहीं मिल गए हैं, उसमें घुल तो नहीं गए हैं, उनका बीच बीच में परीक्षण करते रहना चाहिए। चूँकि हम इसमें जो पानी डालते हैं उसको बार बार उसको हम परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में हमको एक्वेरियम में जो मछलियाँ रखी गई हैं उनको हम आम तौर से आर्टिफिशियल फूड ही देते हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है, फिश फीड के नाम से जाना जाता है। वो भी हमको आवश्यकता अनुसार उन मछलियों को देना होता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि जो मछलियों की जितनी डिमांड हो उस भोजन की, उससे अगर हम अधिक देंगे तो वो भोजन उस एक्वेरियम में व्यर्थ पड़ा रहेगा, उसका उपयोग वो मछलियों के द्वारा नहीं किया जाएगा, और सड़ने गलने के बाद वो भोजन पानी की गुणवत्ता में गिरावट तो लाएगा ही, लेकिन अनंत प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं उसके माध्यम से, जो मछलियों की सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मछली का भोजन है वो बिल्कुल सही मात्रा में ही हमको डालना चाहिए, जितना उपयोग मछली के द्वारा किया जा सके। एक्सेस भोजन पानी की गुणवत्ता में गिरावट लाएगा, पानी की क्वालिटी को डिटोरिएट करेगा, और अगर पानी की क्वालिटी डिटोरिएट होगी तो उसमें जो एक्वेरियम फिश हैं उनको नुकसानदायक हो। सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स ही हम डालते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल प्लांट्स का उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अधिक फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, नेचुरल प्लांट्स अगर आप डाल देते हैं, छोटे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और वो ऑक्सीजन उस पानी में घुल जाएगी। तो यहाँ एक पंथ दो काज हुए, यानी वो जो एक्वेटिक प्लांट्स आपने एक्वेरियम में डाल दिए हैं छोटे छोटे, वो एक्वेरियम की सुंदरता को तो बढ़ा ही रहे हैं, मछलियों को सपोर्ट भी दे रहे हैं, मछलियाँ एक तरह से उनके द्वारा प्रोटेक्ट भी हो रही हैं, साथ ही फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन उस पानी में घुल रही है, और उस डिजॉल्व ऑक्सीजन का उपयोग एक्वेरियम फिश के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अगर हम नेचुरल प्लांट डालते हैं एक्वेरियम में तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। और एक्वेरियम फिश का चयन, कौन सी मछली डालें आप एक्वेरियम के अंदर जो लंबे समय तक रह पाए, जिसमें रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा हो। बहुत डेलिकेट अगर आप मछलियाँ डाल देंगे और अगर जरा सी विपरीत परिस्थितियाँ हुई तो उनमें मॉर्टेलिटी दर यानी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। ऐसे में एक्वेरियम फिश का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए हमको। सुंदरता के साथ साथ वो थोड़ी सी रफ टफ हों तो उनका सर्वाइवल रेट हमको ज़्यादा मिलेगा और अधिक अच्छा हमारे लिए रहेगा। सबसे पहली यूनिट के बारे में चर्चा करें हम आपसे
कि एक्वेरियम टैंक कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि जब आप एक्वेरियम तैयार करेंगे तो सबसे पहला आपका जो होगा एक्वेरियम टैंक होगा। देखिए आप चित्र के माध्यम से, जैसा मैंने स्लाइड में दिखाया है कि एक्वेरियम टैंक इसमें दिख रहा है। एक्वेरियम टैंक बनाना बहुत आसान है, ख़ासतौर से ग्लास की सिंपल फिटिंग है और इस फिटिंग के चारों ओर हम आयरन या एल्यूमिनियम फ्रेम तैयार करके फिक्सेटिव मटेरियल जो कि ख़ास तौर से ब्यूटेमिन के नाम से जाना जाता है उसको लगाते हैं और उसमें कांच फिक्स हो जाता है। फ्रेम जो है वो लोहे का ही बना हो सकता है और एल्यूमिनियम का ही बना हो सकता है। लेकिन इस तरह के एक्वेरियम पहले ज़्यादा बनते थे, अब टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया है। अब फ्रेमलेस एक्वेरियम बनने लगे हैं आजकल, जो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, उसमें किसी तरह का जोड़ नज़र नहीं आता, ना आयरन फ्रेम की आवश्यकता होती है, ना हमको एल्यूमिनियम फ्रेम बनाना पड़ता है। सिर्फ ग्लास प्लेट लीजिए आप और उसको सिलिकॉन रबर के साथ आप उसको जोड़ दीजिए और कुल मिला के आपका एक्वेरियम तैयार हो गया, जो कि विदाउट फ्रेम होता है। हालांकि इस तरह के एक्वेरियम थोड़े से डेलिकेट होते हैं, उनका हैंडल हमको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम वाले जो एक्वेरियम होते हैं उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। चारों ओर से वो आयरन फ्रेम के या एल्यूमिनियम फ्रेम के माध्यम से ग्लास उसमें फिक्स रहते हैं, लेकिन फ्रेमलेस जो एक्वेरियम है वो सिलिकॉन रबर के माध्यम से कांच की पट्टियाँ जुड़ी हुई होती हैं आपस में। इनका हैंडल थोड़ा सा हमको सावधानी से करना होता है, लेकिन ज़्यादा सुंदरता इनमें दिखाई देती है, क्योंकि फ्रेम जो उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो इसमें नहीं होता। तो सिलिकॉन रबर का उपयोग करते हुए हम फ्रेमलेस एक्वेरियम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चित्र में जो आपको दिख रहा है वो फ्रेमलेस एक्वेरियम है। उसमें आप देखिए सिर्फ कांच की वॉल है, चारों ओर से जुड़ी हुई है और उसमें सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग साइज़ के टैंक बनाए जा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। कमरे का साइज़ क्या है उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितना बड़ा टैंक बनाना है, उसका साइज़ क्या रखना है, उसमें पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें आप तय कर सकते हैं। एक उसमें ख़ास तौर से जो कांच की पट्टी आप काटें, जो उसमें ग्लास प्लेट लगना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ये 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। इनके आधार पर आप तय कर सकते हैं किस कैपेसिटी का आप एक्वेरियम टैंक बना रहे हैं। अगर 45 सेंटीमीटर लंबाई हो, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो आप 28 लीटर कैपेसिटी का टैंक तैयार कर लेंगे, यानी इसमें लगभग 28 लीटर पानी आ जाएगा। अगर और बड़ा एक्वेरियम तैयार करना है आपको, 60 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसके द्वारा जो एक्वेरियम तैयार होगा हमारा वो 72 लीटर पानी उसके अंदर आ जाएगा। 75 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई, 40 सेंटीमीटर हाइट का एक्वेरियम जब बनेगा तो उसमें 90 लीटर पानी आएगा। और अगर बड़े साइज़ का हम एक्वेरियम बनाते हैं तो 100 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसके माध्यम से जब तैयार होगा एक्वेरियम, उसकी कैपेसिटी होगी लगभग 120 लीटर की, यानी सबसे बड़ा साइज़ इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक्वेरियम में जो प्लांट्स आप डालें, मैंने अभी कहा था कि एक्वेरियम में जो प्लांट डाले जाएं वो नेचुरल प्लांट्स हों तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो खासतौर से नेचुरल प्लांट्स जो डाले जाते हैं वो वेरिसनेरिया है, आइकोनोडोरस है, हाइग्रोफिला, क्रिप्टोक्राइन, सिरेटोफाइलम, मीरियोफाइलम और एम्ब्यूलिया। आप देखिए चित्र जो दिख रहा है उसमें ये विभिन्न एक्वेटिक प्लांट दिखाए गए हैं। और इस तरह के आजकल आर्टिफिशियल प्लांट भी आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट्स का उपयोग ना करें तो बेहतर है, हम नेचुरल प्लांट डालें तो ज़्यादा उपयोगी होगा। विद्यार्थियों, एक मूलभूत जानकारी अभी मैंने आपको एक्वेरियम के बारे में दी है। अब थोड़ा सा छोटा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में पुनः आपसे मिलूँगा। इस बीच आप चिंतन कीजिए कि एक्वेरियम चूँकि सुंदरता की वस्तु तो है ही, साथ ही यह रोचक जानकारी भी है। मैं पुनः मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
विद्यार्थियों, अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि एक्वेरियम में ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट डाले जाएं जो उपयोगी भी हों और देखने में सुंदर हों। मैंने आपको बताया कि ख़ास तौर से एक्वेरियम में जिन एक्वेटिक प्लांट्स का उपयोग किया जाता है वो प्रमुखता से हैं वेलिसनेरिया, आइकोनोडोरस, हाइग्रोफिला, क्रिप्टोक्राइन, सिरेटोफाइलम, मेरियोफाइलम और एम्बुलिया। ये इनके बॉटनिकल नेम है। इनका ही उपयोग आमतौर से एक्वेरियम के लिए किया जाता है। अब एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको जानना है कि एक्वेरियम फिश कौन कौन सी हैं जो देखने में सुंदर हों। तो मैं यहाँ आपको चार्ट के माध्यम से, आप देखिए चार्ट मैंने बताया आपको इस स्लाइड के माध्यम से, उसमें उन मछलियों का जो कॉमन नेम है, यानी जिनको लोकल नेम कह सकते हैं, कॉमन नेम कह सकते हैं, साधारण नाम कह सकते हैं, उस नाम से जाना जाता है। जूलॉजिकल नेम भी मैंने उनका दिया है और किस फैमिली को बिलोंग करती हैं वो भी यहाँ बताइए। इन मछलियों का उपयोग आमतौर से एक्वेरियम फिश के रूप में किया जाता है। ख़ासतौर से जो विडो टेट्रा है, जिसका जूलॉजिकल नेम जिम्नोकोरिम्बस ट्रेंटिजी, जो कि कैरेसाइडी फैमिली की है, इसका उपयोग एक्वेरियम फिश के रूप में किया जाता है। कार्डिनल टेट्रा, चेरेडियन एक्जेटोल्डाई जूलॉजिकल नेम है, उसी परिवार की है। हेड एंड टेल लाइट टेट्रा, इस मछली का उपयोग बहुत ज़्यादा एक्वेरियम में किया जाता है, एक्वेरियम फिश के रूप में किया जाता है। हेमीग्रेमस ऑसिलिफर जूलॉजिकल नेम है इसका। एक्सरे फिश, देखिए नाम से ही लग रहा है एक्सरे फिश, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट मछली होती है कि जो एक्सरे की तरह दिखाई देती है। प्रिस्टिलिया रिडेलाई जूलॉजिकल नेम है। गोल्ड फिश, आमतौर से एक्वेरियम में आपको सोने की तरह चमकती हुई मछली जो दिखती है उसका कॉमन नेम गोल्ड फिश है, जो कि कैरिसस एरोटस साइप्रेनाइडी फैमिली का सदस्य है। गोल्ड फिश एक्वेरियम फिश के रूप में डाली जाती है। टाइगर बार्ब, पुंटियस टेट्राजोना जूलॉजिकल नेम है। जेब्रा फिश, इसका जूलॉजिकल नेम है ब्रेकियोडेनिया रेसो, जेब्रा फिश है। किसिंग गोरामी, हेलोस्ट्रोमा टेमिनिकी, जो कि एना वेंटिडी फैमिली की है। एंगल फिश, पेट्रोफाइलियम सेलेरी, जो कि चिचिडाइडी फैमिली की है। ऑस्कर एस्ट्रोनेटस ऑसिलस जूलॉजिकल नेम है। ये सारी एक्वेरियम फिश है। दूसरा, ये जो मछलियां हैं ये नेचर वाइज, प्रकृति वाइज ओविपेरस फिश हैं, यानी अंडे देती हैं। जो अब मैं दूसरे ग्रुप की मछलियों की बात करूंगा वो ओवोविपेरस फिशेज हैं जो कि बच्चे देती हैं। ये खासतौर से 4 ऐसी मछलियां हैं जो एक्वेरियम फिश के रूप में जिनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गप्पी फिश, जिसको पोसिलिया रेटिकुलेटा जूलॉजिकल नेम के नाम से जाना जाता है और पोसिलाइडी फैमिली की है। ब्लैक मोली, जो कि पोसिलिया स्फिनोपस है जूलॉजिकल नेम। स्वॉर्ड टेल, तलवार की तरह इसकी पूँछ होती है। सिफोनोफोरस हेलेराई और प्लेटी नाम की मछली जो है जिसका जूलॉजिकल नेम है सिफोनोफोरस मैक्यूलेटस। ये 4 महत्वपूर्ण मछलियां हैं जो ओवोविपेरस होती हैं, यानी बच्चे देती हैं, लेकिन आकृति में, साइज में छोटी होती हैं और एक्वेरियम फिश के रूप में जानी जाती हैं। इन सब के फोटोग्राफ्स मैंने दिखाने की कोशिश की, आप देखिए स्लाइड में। हेड एंड टेल लाइट टेट्रा, सुंदरता में देखिए कितनी सुंदर मछली हैं, उनका साइज, उनका शेप, उनका कलर बड़ी अट्रैक्टिव कलर होता है, आई कैचिंग होता है, आँखों को देखना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, इसीलिए एक्वेरियम की इम्पॉर्टेंस है। गोल्ड फिश, टाइगर बार्ब, जेब्रा फिश, ये चारों मछलियाँ बहुत महत्वपूर्ण मछलियाँ हैं। इसी तरह से दूसरी स्लाइड आप देखिए। एंगल फिश, गप्पी, जो पूरा देखने में उसकी सुंदरता देखिए आप। स्वॉर्ड टेल फिश, उसकी पूँछ पर ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल तलवार की तरह है, इसीलिए इसको स्वॉर्ड टेल फिश के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक मॉली, जो कि रंग में इसका रंग ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक मॉली के नाम पे जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण मछलियाँ हैं जो एक्वेरियम फिश के नाम से जानी जाती हैं। अब एक्वेरियम तो आपने तैयार कर लिया, उसमें मछली भी डाल दी, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है।
समय समय पर साफ सफाई होती रहे, पानी की गुणवत्ता की आप जांच करते रहें। पानी की गुणवत्ता, एक्वेरियम्स का मैनेजमेंट, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मेंटेनेंस से संबंधित, लाइटिंग, उसमें लाइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मौसम के हिसाब से अंदर जो आपने लाइटिंग की व्यवस्था की है वो उसको आवश्यकता अनुसार चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप गर्मियों के दिनों में बड़ा बल्ब लगा देंगे एक्वेरियम के अंदर तो तापमान को और ज़्यादा बढ़ा देगा, पानी को और अधिक गर्म कर देगा, जो कि मछलियों की सेहत के लिए, मछलियों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से हीटर जो लगाते हैं हम एक्वेरियम के अंदर, उसका समय समय पर मॉनिटरिंग करें। सर्दियों के दिनों में हमको पानी को गर्म करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आपको पता ही नहीं पड़ता, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जाती है, और अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एक्वेरियम फिश जो हैं, जो मछली हैं, वो सडनली उनमें डेथ हो जाएगी, अचानक वो मारी जाएंगी। और आप देखते हैं कि एकदम मछली मर गई तो हमको खुद को अफसोस भी होता है, और वो उसका मैनेजमेंट पार्ट की वीकनेस भी साबित होती है। तो हमको एरेटर्स जो उसमें लगाए हैं उसके माध्यम से हमको समय समय पर पानी को ऑक्सीकृत करते रहना चाहिए। उसमें एरेटर के माध्यम से पानी में ऑक्सीजन छोड़ते रहना चाहिए। एरेटर्स स्टोन भी आते हैं जो कि एरेटर्स में जुड़े होते हैं, और उससे छोटे छोटे बबल्स, वो सेंड के बने होते हैं, सेंड स्टोन कहलाते हैं, उसके बने होते हैं, और उन छोटे छोटे छिद्रों से ऑक्सीजन निकलती है। वो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, उसकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं। जो एक्वेरियम फिश हैं उनके द्वारा मलमूत्र त्याग किया जाता है, उसमें अमोनिया होता है और अन्य हानिकारक तत्व होते हैं। तो इनकी वजह से वाटर क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। लेकिन चूँकि बार बार पानी का बदलना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में उस पानी का ही चक्रीकरण करके, फिल्ट्रेशन करके उस पानी को शुद्ध किया जाता है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में खासतौर से तापक्रम, टेम्परेचर पे हमको ध्यान देना है, पीएच पे ध्यान देना है, क्लोराइड कंसंट्रेशन ना बढ़े उस पे ध्यान देना है, अमोनिया और अन्य घटक पानी में ना बढ़ जाएं उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को समय समय पर चेक करते रहना है कि ऑक्सीजन लेवल अचानक एनोरोबिक कंडीशन उसमें क्रिएट ना हो जाए कि बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाए और जो एक्वेरियम फिश हैं उनकी डेथ हो जाए। क्योंकि एक्वेरियम फिश आमतौर से उनकी कीमत ज़्यादा होती है, तो वो आर्थिक रूप से भी हमको नुकसान होगा अगर हम जलीय गुणवत्ता का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए। फीडिंग, मैंने भी कहा था कि एक्वेरियम फिश को हम आमतौर से आर्टिफिशियल फूड ही देते हैं, क्योंकि पानी लिमिटेड क्वालिटी में उसमें क्वांटिटी में होता है, बार बार हम पानी को नहीं बदलते, तो नेचुरल फूड की उपलब्धता उस पानी में नाम मात्र की होती है। ऐसी स्थिति में हमको आर्टिफिशियल फूड ही देना पड़ता है, और उस फूड की मात्रा उतनी ही डालें आप उसमें जितनी मछलियों की संख्या और उनका भोजन ग्रहण करने की क्षमता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम फीड डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम भोजन डालेंगे, तो वो भोजन उस पानी में प्रदूषण क्रिएट करेगा और जलीय गुणवत्ता की गिरावट लाएगा, पानी की गुणवत्ता को खराब करेगा। इस चित्र के माध्यम से देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। एक्वेरियम के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को मैंने समझाने की कोशिश की है। ऊपर देखिए आप, पाइप के माध्यम से साफ पानी हमने एक्वेरियम में डाला। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, बहुत ज़रूरी जानना, कि एक्वेरियम में हम ऐसे पानी का उपयोग ना करें जो हमारे घरों में, शहरों में नगर निगम के द्वारा सप्लाई किया जाता है और जिसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक हो। क्लोरीन फ्री वाटर हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक, और उस पानी को और दूसरे कोई अन्य नुकसानदायक पदार्थ उसमें ना हो। तो क्लीन वाटर हम डालते हैं, एक बार उसका लेवल हम मेंटेन कर लेते हैं, ऊपर से हम ज़रूरत के हिसाब से भोजन देते हैं, आर्टिफिशियल फूड देते हैं। लाइट सोर्स आपने लगा रखा है, अगर बल्ब लगाया है आपने तो वो
रोशनी भी देगा, पानी के तापक्रम को भी बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही जो अंदर एक्वेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसमें भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लाइट सोर्स। तो जब फूड हम डालते हैं और अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आप देखिए, उसके मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में वो नीचे जमा हो जाता है। इसी तरह से जो मछलियाँ हैं, एक्वेरियम फिश जो हैं, वो अमोनिया रिलीज़ करेंगी, फीकल मैटर रिलीज़ करेंगे, वो पानी में गुणवत्ता में गिरावट लाएंगे। लेकिन जो हम एक्वेटिक प्लांट्स में डाल रखे हैं, नेचुरल प्लांट्स, वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फीकल मैटर और अमोनिया वगैरह जो है वो उन पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अन्य हानिकारक पदार्थ जो हैं वो, चूँकि एक्वेरियम में आप देखिए ग्रेवल बेड्स हम बनाते हैं, उसमें पूरा एक रेत की लेयर और छोटे छोटे कंकड़ों की एक लेयर बनी होती है, उसके माध्यम से वो फिल्टर होकर नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद हम उसको जो उसका आउटलेट होता है एक्वेरियम का, उससे हम उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो उस पानी के साथ साथ ये नुकसानदायक जो तत्व हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे एक्वेरियम में पानी की गुणवत्ता मेंटेन रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और मछलियाँ जो हैं, एक्वेरियम फिश जो हैं, वो भी उसके अंदर हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और लंबे समय तक जीवित रह पाएंगी। एक्वेरियम जहाँ एक और हमारे मन को सुकून देता है, मन को शांति प्रदान करता है, देखने में सुंदरता देता है, दूसरी ओर हजारों लोगों को वो एक्वेरियम से संबंधित धंधे में जोड़कर उनको रोज़गार भी देता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक्वेरियम के बारे में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आप सबके लिए लाभदायी होगी। पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक्वेरियम से संबंधित सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी और इससे संबंधित जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में आप अवगत हो गए होंगे। अब जो अगला अध्याय है इसी यूनिट 2 का, वो है प्लैंक्टॉन्स और उनका मछली पालन में, मछली उत्पादन में क्या भूमिका होती है। विद्यार्थियों, प्लैंक्टॉन शब्द से आप सब लोग फेमिलियर होंगे, उससे अवगत होंगे। प्लैंक्टॉन वास्तव में पानी में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, जिनमें तैरने की क्षमता लगभग नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है, और इनका मूवमेंट जो है वाटर करंट यानी पानी की बहाव की दिशा में ही होता है। दे आर अनेबल मूव टू अगेंस्ट द वाटर करंट, पानी की धारा के विपरीत ये मूवमेंट नहीं कर पाते। कुल मिला के ये है कि बहुत सूक्ष्म पौधे और जीव, इनको हम प्लैंक्टॉन कहते हैं। सर्वप्रथम प्लैंक्टॉन शब्द विक्टर हैंसन ने 1887 में दिया, 1887 में दिया। लेकिन प्लैंक्टॉन्स का संबंध मछली पालन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछलियों का जो मुख्य भोजन है वो प्लैंक्टॉन ही है, जो कि नेचुरल रूप से पानी में उपलब्ध रहता है। अतः हमको इन प्लैंक्टॉन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तरह के प्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, उनकी कितनी मात्रा होना चाहिए, ताकि नेचुरल फूड के रूप में वो उपलब्ध रह पाएँ मछलियों के लिए। तो प्लैंक्टॉन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। जहाँ तक ओरिजिन से अगर हम लेते हैं तो जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, यानी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल को हम जू प्लैंक्टॉन्स कहेंगे। देखिए, साइंस की एक बहुत बड़ी खूबी क्या है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी बनाई गई है उसमें ही उसका अर्थ छुपा होता है। यहाँ जू शब्द लिखा है, जू रिप्रेजेंट करता है एनिमल को। ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो बहुत सूक्ष्म हों और जो पानी में पाए जा रहे हैं उनको हम जू प्लैंक्टॉन्स कहेंगे। दूसरी कैटेगरी है फाइटोप्लैंक्टॉन्स की। फाइटो जो है वो प्लांट्स ओरिजिनेटेड है, यानी पौधों का एक जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो खूबी है कि पौधे अपना भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं, उनको किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा गया है, ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नर्सिंग, अर्थात सक्षम है खुद कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश
इन दोनों की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेते हैं। जबकि कोई भी एनिमल, चाहे वो प्रोटोजोआ से लेकर मेमेलियन तक हो, उनको हमने वैज्ञानिक उसमें कंज्यूमर ही कहा है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है, उनको किसी और के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट ओरिजिनेट हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं। होलोप्लैंक्टन्स का मतलब है कि कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल एज ए प्लैंक्टन, पूरे जीवन भर उनकी लाइफ साइकिल प्लैंक्टन्स के रूप में ही निकलती है। जबकि मीरोप्लैंक्टन्स में जीवन चक्र का एक हिस्सा प्लैंक्टन्स के रूप में होता है, जबकि बाकी लाइफ साइकिल में वो ज़रूरी नहीं है कि प्लैंक्टन्स के रूप में निकालें। जैसे नॉप्लियस लार्वा हो जाता है, साइज इसका बड़ा होता है, लेकिन जीवन की प्रारंभिक अवस्था में वो प्लैंक्टन्स होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। साइज़ के आधार पर भी प्लैंक्टन्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे नैनो प्लैंक्टन्स, 60 म्यू से छोटे साइज़ के जो प्लैंक्टन्स हैं उनको हमने नैनो प्लैंक्टन्स कहा है। इसके अंतर्गत सिलिएट्स और बैक्टीरिया आते हैं। माइक्रो प्लैंक्टन्स जो होते हैं 60 म्यू से बड़े और 1 mm से छोटे, इनको हम माइक्रो प्लैंक्टन्स कहते हैं, जैसे रोटीफर्स और कॉपीपोट्स। इसके अलावा मैक्रो प्लैंक्टन्स 1 mm से बड़े और 3 mm से छोटे, एग्जाम्पल जूई या लार्वा। मेगा प्लैंक्टन्स 3 mm से बड़े, जिसमें खासतौर से डोलियोलम और साल्पा आते हैं, इनको हम मेगा प्लैंक्टन्स कहते हैं। हैबिट और हैबिटेट के आधार पर प्लैंक्टन्स को 5 भागों में हमने बांटा है। पहला लिम्नो प्लैंक्टन्स, जो लेक और पॉन्ड्स में पाए जाते हों। हेलियो प्लैंक्टन्स, जो पूल्स में पाए जाते हों। रियो प्लैंक्टन्स, जो नदियों में पाए जाते हों। हेलियो प्लैंक्टन्स, जो सॉल्ट वाटर में पाए जाते हों। और हाइपेल माइरो प्लैंक्टन्स, जो कि हार्ड वाटर में पाए जाते हैं। ये 5 विभिन्न कैटेगरीज हैं जो कि हैबिट और हैबिटेट के आधार पर विभाजित किए गई हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप्स हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि प्लांट ओरिजिनेटेड फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जिनको कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। आपने एल्गी का नाम साधारणतः सुना होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के जो महत्वपूर्ण ग्रुप हैं उसमें पहला ग्रुप है साइनोफाइसी। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमन नेम है, जो कि साइनोफाइसी ग्रुप का है। इसमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी हम कहते हैं, उसमें फाइकोसाइनिन एक महत्वपूर्ण पिगमेंट है। फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटिन, ये महत्वपूर्ण पिगमेंट्स हैं जो कि साइनोफाइसी ग्रुप में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसिस्टिस, स्पाइरुलिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेट्रिया, एनाविना, ये साइनोफाइसी ग्रुप के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। आपने कई बार देखा होगा तालाबों के ऊपर हरी काई हमको दिखती है, कई बार पूरा का पूरा तालाब उससे कवर हो जाता है। उस हरी काई में उनको हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। एल्गल ब्लूम्स का अर्थ हुआ कि जब बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स आपस में मिल जाएं और उसका गुच्छा बना लें, उस गुच्छे को हम ब्लूम्स कहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है एल्गल ब्लूम्स बनाने में,
वो है माइक्रोसिस्टिस एल्गी। माइक्रोसिस्टिस बहुत ज़्यादा तालाबों में पाई जाती है, और ख़ासतौर से उन तालाबों में जिनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो, यानी ऐसा तालाब जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, अर्थात डोमेस्टिक सीवेज उस पानी में आके मिल रहा हो, या और दूसरे न्यूट्रिएंट का सोर्स हो उस पानी में, क्योंकि माइक्रोसिस्टिस न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ज़्यादा मिलेगी। और अगर लगातार सीवेज या ऐसा गंदा पानी तालाब में आता रहे तो माइक्रोसिस्टिस पे ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेती हैं, एक गुच्छा बना लेता है, और धीरे धीरे इनमें मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, और एक समय बाद पूरे तालाब की सतह पर ये फैल जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है क्लोरोफाइसी ग्रुप, यानी ग्रीन एल्गी। इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वह क्लोरोफिल ए और बी है, कैरोटीन है। उदाहरण के तौर पर वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लॉस्ट्रेडियम और क्लेमाइडोमोनास, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप के, जो कि ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो ग्रुप है वो है बेसिलोफाइसी। साधारण भाषा में हम इनको डायटम्स कहते हैं। इनको येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट मिलते हैं, वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल और कैरोटीन पाए जाते हैं। बेसिलोफाइसी ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इसमें सिलिका, वॉल में इनकी सिलिका पाई जाती है, सिलिका कंटेंट्स पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर निडजिया, नेबिकुला, सिम्बेला, मिलोसायरा और साइक्लोटिला। अगला ग्रुप जो है वो यूग्लिनाइडी है, खासतौर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें पिगमेंट जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीन है। इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला जैसा हम जानते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। आपने प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी ली होगी। प्रोटोजोआ में भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना है। उसी ग्रुप को हम यूग्लिनाइडी के नाम से जानते हैं। यह एक कॉमन प्लैंक्टन है। अगला ग्रुप है डायनोफाइसी। इसको हम येलो, ब्राउन या रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो सेरेसियम है। सेरेसियम बहुतायत से तालाब में मिलता है, पानी में मिलता है। दूसरा ग्रुप जो है वो जू प्लैंक्टन, यानी एनिमल ओरिजिनेटेड प्लैंक्टन्स। वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिनको हम नेकेड आई से ना देख पाएँ, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जिनको देखें, वो जू प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हम सबको मालूम है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोश की जंतु। इनमें सब कुछ, भोजन ग्रहण करना, चलना, लोकोमोशन होना, रिप्रोडक्शन होना, सब कुछ एक सिंगल कोशिका के द्वारा ही होता है। वो एनिमल्स प्रोटोजोन्स कहलाते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आर्सिला, अमीबा, वर्टिसिला और एक्टिनोफायरस। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रुप है वो है क्रस्टेसिया जूप्लैंक्टन्स का, जिसमें डेफनिया, मोइना, सेरियोडेफनिया, साइप्रिस, साइक्लॉप्स और डायटम्स आते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो रोटीफेरा, जिनमें व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल भी हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रैकियोनस और एस्प्लेंचना इसके एग्जाम्पल हैं रोटीफेरा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के। विद्यार्थियों, आपने प्लैंक्टन्स के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी ली। प्लैंक्टन्स बहुत बड़ा संसार है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का, बहुत वैराइटीज़ हैं। कुछ प्लैंक्टन्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी पहचान हमको होना चाहिए, और वो प्लैंक्टन्स जो मछली पालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका एक और अध्याय है, वो पॉलीकल्चर है, उसका नाम। पॉलीकल्चर का मतलब हुआ कल्चर ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट प्रेफरेंसेज इन वन पॉन्ड आर द एक्वेटिक बॉडी, यानी एक तालाब में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का एक साथ उत्पादन, लेकिन ये प्रजातियाँ की फीडिंग हैबिट्स
अलग अलग हों तो उसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि तालाब में जो प्राकृतिक फूड, प्राकृतिक भोजन है, उसका समुचित उपयोग इस पॉलीकल्चर के माध्यम से किया जा सकता है और एक यूनिट एक्वेटिक बॉडी में, यानी एक तालाब में हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कंपोजिट फिश फार्मिंग कैसे की जा सकती है। आपको भी जानकारी दी थी कि कतला जो है वो सरफेस फीडर है, ग्रास कार्प कॉमन फीडर, बॉटम फीडर है, मृगल जो है वो भी बॉटम फीडर है, इसी तरह की कॉमन कार्प्स बॉटम फीडर है, रोहू कॉलम फीडर है, सिल्वर कार्प सरफेस पे पाई जाती है। तो ये 6 तरह की मछलियों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर हम एक तालाब में इन 6 प्रजातियों की मछलियों का एक साथ कल्चर करें तो हमको पूरे तालाब में जो नेचुरल फूड है उसका सही उपयोग हो जाएगा और उत्पादन भी हमको कई गुना ज़्यादा मिलेगा, बजाय कि हम मोनोकल्चर करें। आप सोचिए कि एक तालाब में हम अगर सिर्फ कतला डाल देते हैं तो कतला सिर्फ सरफेस पर भोजन ग्रहण करेगी, बॉटम में और मिडिल जोन में जो फूड पाया जा रहा है उसका उपयोग हम नहीं करवा पाएंगे। ऐसी स्थिति में अलग अलग फीडिंग हैबिट्स की मछलियों को एक साथ अगर हम कल्चर करें, लेकिन यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो मछलियाँ हैं आपस में इनके बीच कंपटीशन नहीं होना चाहिए और ये मछलियाँ एक दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचाएं, साथ रहकर अलग अलग हिस्से में सर्वाइव करें और अपने अपने क्षेत्र में अगर भोजन ग्रहण करेंगी तो इनके बीच आपस में कंपटीशन भी नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी भी हम अधिक ले पाएंगे। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए लाभकारी होगी, हितकारी होगी। धन्यवाद।